वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने सैग के बारे में अध्ययन किया था, अर्थात झोल के बारे में। सैग क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको क्यों निकाला जाता है, तथा सेम लेवल पे तथा अलग अलग लेवल पर सपोर्टेड चालक को के लिए झोल या सैग का सूत्र स्थापित किया था। उसके पश्चात हमने उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स हल किए थे। आज हम सैग पर स्पान लेंथ का क्या प्रभाव पड़ता है तथा स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या होता है और कंडक्टर का ट्रांसपोजिशन क्या होता है के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम तो जो हमने सूत्र स्थापित किया था, S बराबर ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8t, जहाँ पर S सैग या झोल है, ओमेगा चालक का इकाई लेंथ या यूनिट लेंथ का भार था केजी पर मीटर में, एल स्पान लेंथ है, अर्थात जो दोनों सपोर्टेड पॉइंट थे ए और बी, उनके बीच की दूरी, और टी जो है वो चालक में तनाव केजी के अंदर। अब सर्वप्रथम हम इफेक्ट ऑफ स्पान ऑन सैग, अब यहाँ हमें जैसा कि सूत्र में दिखाई दे रहा है कि S बराबर ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8t, तो सैग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पान लेंथ के स्क्वायर के, यानी S इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि लॉन्गर द स्पान गिव्स मोर सैग, अर्थात झोल स्पान लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। स्पान की लंबाई अधिक होने पर झोल भी अधिक होगा। यदि ओमेगा और टी को बराबर रख सकें तो ऐसी स्थिति में यदि स्पान की लंबाई दुगनी कर दें तो झोल 4 गुना हो जाएगा, और इसी तरह यदि स्पान लंबाई आधी कर दोगे तो झोल 1/4 रह जाएगा। अब स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या होता है और उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो स्ट्रिंगिंग चार्ट जो बेसिकली है वो एक ग्राफ होता है जो कि सैग और टेंशन का तापक्रम के सापेक्ष, अर्थात एक्स एक्सिस पर तापक्रम होगा और वाई एक्सिस पर सैग झोल एंड टेंशन तनाव। जैसा कि हम चाहते हैं कि लाइन में कम तनाव रहे और झोल भी कम रहे, ताकि मिनिमम सैग से कारण हमारा कंडक्टर की लेंथ में सेविंग होती है, साथ ही टावर की हाइट कम होगी और इससे हमें फाइनेंशियल बचत होगी।
दूसरी ओर हम चालक में तनाव भी कम चाहते हैं, लेकिन जैसा कि हमें सूत्र से स्पष्ट होता है कि S बराबर ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8T, अर्थात सैग और टेंशन दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात एक यदि ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा और दूसरा कम होगा तो पहला ज़्यादा होगा। तो स्ट्रिंग चार्ट मूल रूप से झोल और तनाव का तापमान के साथ ग्राफ है। हम चाहते हैं कि कंडक्टर में कम तनाव रहे और झोल भी न्यूनतम रहे, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि झोल तनाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा कि चित्र में ग्राफ में प्रदर्शित है कि जैसे जैसे तापक्रम का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टर या चालक में टेंशन कम होगी, लेकिन साथ ही सैग का मान बढ़ जाएगा। इट इज़ बिकॉज लो सैग मीन्स अ टाइट वायर, मतलब खिंचा हुआ तार, एंड हाई टेंशन उच्च तनाव, वेयर एज अ लो टेंशन मीन्स अ लूज वायर एंड इंक्रीज सैग। इसलिए क्या करते हैं, वी मेक कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू, इन दोनों में एक समझौता हो जाता है कि ताकि न तो सैग बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो और न ही तनाव बहुत अत्यधिक हो। सो इसका कारण यह है कि कम झोल का अर्थ है एक खिंचा हुआ तार और उच्च तनाव, जबकि कम तनाव का अर्थ है एक ढीला तार और बढ़ा हुआ झोल। इसलिए हम दोनों के बीच समझौता करते हैं। परंतु यदि तापमान के संदर्भ में विचार किया जाता है और हम ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ को स्ट्रिंगिंग चार्ट कहा जाता है। स्ट्रिंगिंग चार्ट बनाया जाता है वर्स्ट कंडीशन के लिए। उस स्थिति में सैग और टेंशन का मान क्या होगा, और जो वर्स्ट कंडीशंस है वो क्या है, मैक्सिमम विंड प्रेशर और मिनिमम टेम्परेचर। उसके अंदर ये जो चार्ट बना हुआ आता है उसमें एक सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के हम चल सकते हैं। सुरक्षा का उपयुक्त कारक मानकर अधिक हवा के दाब और न्यूनतम तापमान जैसी बुरी परिस्थितियों में चालक पर झोल और तनाव की गणना करके तैयार किए गए चार्ट को स्ट्रिंग चार्ट कहते हैं। अब इसके द्वारा हमें सैग और टेंशन की किसी भी तापमान पर उसका जो मान है वो हमें ज्ञात होता है। तो स्ट्रिंगिंग चार्ट गिव्स द डेटा ऑफ सैग टू बी अलाउड एंड द टेंशन टू बी अलाउड फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अर्थात एक पर्टिकुलर तापमान पर, एक विशेष तापमान पर अधिकतम अनुमत झोल और तनाव की जानकारी देता है स्ट्रिंगिंग चार्ट। अब आता है ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। ट्रांस और पोजीशन दो शब्द हैं। तो पोजीशन होती है स्थिति, ट्रांस मतलब आपस में बदल देना। तो जहाँ पर दो पोजीशन आपस में बदलने का यूज़ किया जाता है उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। और चालक में ट्रांसपोजिशन इन ट्रांसमिशन लाइन is a technique
used to restore some sort of electrical voltage drop and current balance of the transmission line system. It is only applicable in 3-phase system. यानी लाइन में होने वाले जो वोल्टता पात है और धारा, प्रत्येक फेज की धारा का मान लगभग बराबर है, इसलिए ये ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर किया जाता है। इसके करने से जो तीनों फेज की जो कंडक्टर्स हैं उनका इंडक्टेंस लगभग बराबर हो जाता है। कारण क्या है कि जो इंडक्टेंस, लाइन इंडक्टेंस का मान है वो निर्भर करता है उनकी पोजीशनिंग पर या उनकी आपस में बीच की दूरी पर, जो कि अधिकतर केसेस के अंदर समान नहीं होती है। संचरण लाइन में ट्रांसपोजिशन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ड्रॉप और ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में धारा संतुलन की एक तकनीक है और यह केवल 3 कलीय प्रणाली में लागू होती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर चालक ए बी सी की 3 पोजीशन हैं और प्रत्येक चालक प्रत्येक पोजीशन पर लगभग 1/3 भाग के लिए रहता है। क्योंकि 3-फेज सिस्टम ज़्यादातर काम आते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने एग्जाम्पल भी 3 कंडक्टर का ही लिया है। अब we know that the value of the line inductive reactance depends upon the distance between conductors. In maximum systems, it is not equal. Therefore, it is necessary for conductor to acquire different position for 1/3 part of total distance, so that line inductance for total distance remains almost equal. अर्थात लाइन की प्रेरणिक प्रतिघात का मान चालकों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अधिकांश तंत्रों में ये बराबर नहीं होती है, इसलिए ये आवश्यक है कि कुल दूरी के लगभग 1/3 भाग में चालकों की स्थिति अलग अलग रहे, ताकि कुल दूरी के लिए लाइन प्रेरण का मान लगभग बराबर रहे। और जब लाइन प्रेरण का मान लगभग बराबर होगा तो ऐसी स्थिति में लाइन ड्रॉप लगभग बराबर होंगे और लाइन धारा भी लगभग बराबर होगी। लेकिन जो मॉडर्न पावर लाइन्स हैं आर यूजुअली नॉट ट्रांसपोर्ट्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ऑल्दो इंटरचेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंडक्टर मे बी मेड एट स्विचिंग स्टेशंस। तो आधुनिक लाइनें जो हैं वो नियमित अंतराल पर ट्रांसपोज नहीं होती है, की जाती है, बल्कि जहाँ भी स्विचिंग स्टेशन आएगा वहाँ पर चालक की स्थिति आपस में बदली जाती है। तो इस तरह से आज हमने जो झोल पर स्पान का क्या प्रभाव होता है, स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या है, इसका क्या उपयोग है तथा ये हमें क्या जानकारी देता है, इसके बारे में भी अध्ययन किया। साथ ही ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर क्या है, यह क्यों किया जाता है और इसे करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सभी के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। अब अगले लेक्चर्सों में हम, चूँकि ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है,
जो कि मैकेनिकल डिज़ाइन का है। अब अगले लेक्चर से हम इसकी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के बारे में अध्ययन करेंगे।